33 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और 221 परियोजनाओं का लोकार्पण, यानी कुल 254 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 1734 करोड़ है। बटन दबने के साथ ही मंच के दाहिनी ओर आप देख सकते हैं कि इन शिलान्यासों से अनावरण होता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। मैं पुनः अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से 2022 में जनपद बाराबंकी की छात्रा पूजा द्वारा निर्मित मॉडल भूसा मूल वितरण थ्रेशर नेशनल स्तरीय प्रतियोगिता में इनका चयन हुआ और इनको संपूर्ण साइंस प्रोग्राम में थे जापान में कराया गया। कुमारी शिवानी देवी सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता यात्रा में भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार श्री किशन कुमार जी। सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती पर निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार। उम्मीदवारों 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता यात्रा में रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार। कृषि विभाग के अंतर्गत श्रीमती रानी देवी चांदनी गुप्ता फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यूज योजना के अंतर्गत 32 लाख का अनुदान ग्रामीण विकास के अंतर्गत श्रीमती सुंदरा जिनको 56,906 रुपए का चेक दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत के पत्र जोरदार तालियां आपकी अपेक्षित है। NRLM के अंतर्गत श्रीमती अन्नपूर्णा जी 537 रिवॉल्विंग फंड 30,000 प्रति समूह की दर से 435 CSF की धनराशि। आप सभी की जोरदार तालियां लाभार्थियों के लिए। श्री अमर सिंह जी GMDIC 22 लाख रुपए का चेक इनको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत। श्रीमती सुनीता देवी जी 5 लाख रुपए का चेक आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत। प्रोबेशन विभाग के अंतर्गत कुमारी अदिति पटेल उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा कोविड योजना के अंतर्गत जनपद में 18 वर्ष से कम आयु के 227 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। इनको लैपटॉप और प्रोबेशन विभाग के अंतर्गत ही कुमारी हिमांशी जी को स्कूल बैग और साथ में पठन सामग्री। आप सभी की लगातार तालियां, जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं कहेंगे खाएंगे रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझे, हम उनकी मंशा को समझे। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं, यह वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी क्षेत्र या किसी एक ईश्वर, किसी एक उपासना विधि के प्रति आग्रही नहीं कराता है, बल्कि ये तो भारत माता की वंदना है। भारत माता के प्रति हमारी कृतज्ञता है। भारत माता के लिए गाए जाने वाले हमारे ईश्वर का प्रतीक है, जो हमारे अंतःकरण के भाव को व्यक्त करता है। और ये सत्य है, हमने देवी के 3 रूपों को महादुर्गा, महासरस्वती और महालक्ष्मी के रूप में ही पूजन करके भारत और भारतीयता को आगे बढ़ाने की शक्ति अर्जित की है। तो स्वाभाविक रूप से वंदे मातरम के माध्यम से भी इस सस्य श्यामला मातरम की इस भाव को ध्यान में रख करके हमने उसे महादुर्गा, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में उसकी वंदना करके भारत के प्रत्येक नागरिक से यह आग्रह किया है कि वह वंदे मातरम के साथ जुड़े, भारत की राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करे। भारत का क्रांतिकारी जिस गीत को गा करके फांसी के बदले पर चूमता था, उसका विरोध किया जा रहा है। भारत की एकता अखंडता का प्रतीक जो गीत है, उसका विरोध किया जा रहा है।
इस विरोध के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मत हो, कोई मजहब हो, कोई जाति हो, और राष्ट्र से बढ़ करके नहीं हो सकता। याद रखना, हम सबके लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। राष्ट्र एक है तो हम भी एक हैं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही है, जो वंदे मातरम के मार्ग में बाधा है, यही बाधा है। और इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो, जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। भाइयों, मैं तो आप सबसे कहूंगा, हमें राष्ट्रीय एकता के मार्ग की बाधाओं को दूर करना होगा। ये जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति, मत और मजहब के नाम पर विभाजन, समाज में किसी भी प्रकार की दुष्प्रवृत्ति को, जो भाई को भाई से लड़ाने की, जाति को जाति के साथ लड़ाने की, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से लड़ाने की, किसी द्रव्य संधि पर आधारित हो, उसको कतई हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए। यही नहीं, विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए। काशी में काशी विश्वनाथ धाम और 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का काम भी अगर किसी ने किया है, ये मोदी जी ने किया है। ये काम भी मोदी जी ने किया है। नैमिषारण्य, इसकी पौराणिक पहचान को फिर से स्थापित करने का काम हो रहा है। ये गवर्नमेंट की भाजपा की सरकार कर रही है। देवा शरीफ में यहां पर हो या महादेवा को भव्य स्वरूप देने का काम हो, यह काम भी हमने किया है। यह भी डबल इंजन की सरकार कर रही है। लोकेश्वर महादेव में कॉरिडोर का निर्माण, काशी की तर्ज पर ऐसे गोला गोकर्णनाथ में भी वहां पर कॉरिडोर के निर्माण का काम भी अगर कोई कर रहा है तो डबल इंजन की सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, इन तीर्थों के विकास का कार्य भी डबल इंजन की सरकार कर रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भागवत भूमि के रूप में जाने जाने वाला शुभ तीर्थ हो या फिर विदुर कुटी, इन सब के विकास के लिए पूरा महादेव में एक भव्य स्थल कॉरिडोर बनाने का काम भी वहां पर भी डबल इंजन की सरकार कर रही है। आज उत्तर प्रदेश विरासत के सम्मान को भी आगे बढ़ा रही है और विकास की निधि पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ रही है। और बहनों और भाइयों, विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए? अगर महादेवा का विकास हो रहा है तो हॉकी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले इस बाराबंकी के ही लाल केडी सिंह बाबू की हवेली को भी एक भव्य म्यूजियम के रूप में विकसित करने का काम यह भी हमारी सरकार यहाँ पर कर रही है। बहनों और भाइयों, यही नहीं, इस धरती पर अनेक ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित भाव के साथ काम किया। और बाराबंकी के लिए अभी जीएसटी जो रिफॉर्म है, खासतौर पर यहाँ के मतदाता किसानों के लिए, जो लोग यहाँ पे मेधा का उत्पादन करते हैं, उनके लिए खुशखबरी कि जो सिंथेटिक मेधा होता है उस पर तो जीएसटी आज भी 18% रहेगी, लेकिन अन्नदाता किसान जो उत्पादन करेंगे
उस पे 18 से घटा करके 5% मात्र किया गया है जीएसटी, जिससे अन्नदाता किसान को लाभ हो सके। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है। यहाँ के प्रगतिशील अन्नदाता किसानों को मैं अभिनंदन करता हूं। मैं जब पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्री राम शरण वर्मा जी की मेहनत को देखता हूं, यहाँ के अन्नदाता किसानों की मेहनत को देखता हूं, तो मुझे अत्यंत अच्छा लगता है कि कैसे यहाँ पर लोगों ने अच्छा काम किया है। जैसे यहाँ के संदीप वर्मा है, श्री मोहिद्दीन है, निमित सिंह है, इन लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर खेती किसानी के लिए कैसे प्रगतिशील किसान के रूप में यहाँ लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। बाराबंकी के हमारे उत्कृष्ट किसानों ने इस दिशा में अच्छा कार्य किया है। और एफपीओ के माध्यम से भी कैसे हम अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर सकते हैं, यह भी आज बाराबंकी के अंदर हम सबको देखने को मिलता है। यहाँ का औद्योगिक विकास हो, आपके मन में भी हो और हमारे मन में भी है, और इसीलिए हम लोगों ने राम स्नेही घाट के पास ग्राम कंदही में यहाँ पर 232 एकड़ क्षेत्रफल में एक औद्योगिक क्षेत्र के विकास का कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही दिनेश रावत जो हैदराबाद के हमारे विधायक हैं, इनके विधानसभा क्षेत्र में तहसील हैदराबाद में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निकट 220 हेक्टेयर में हम लोग एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास का कार्य वहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, प्रगतिशील अन्नदाता किसान और इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट एक साथ आएगा तो यहाँ की आमदनी भी बढ़ेगी और रोजगार का सृजन भी उसी क्षेत्र में होगा। और इसी भाव को ध्यान में रख करके हम लोगों ने यहाँ पर हर जनपद के लिए प्रदेश में तय किया कि लोकप्रिय सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के कार्यक्रम प्रदेश भर में देश भर में होंगे। के स्मृति को जीवंत बनाए रखते हुए और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रत्येक जनपद में कम से कम 100 एकड़ क्षेत्रफल में 100 एकड़ के एक क्षेत्रफल में लोकप्रिय सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लॉयमेंट जोन के निर्माण का कार्य करेगा। कोई भी नौजवान अगर वहां पे अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता है या फिर वहां पर उसको एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है, इसके डेवलपमेंट भी वही होगा और उसका रजिस्ट्रेशन भी होगा और उसके लिए जॉब की गारंटी भी उसी जनपद में देने का काम कोई करेगा, वह डबल इंजन की सरकार करेगी। और इसी कार्य को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज डबल इंजन की सरकार प्रत्येक क्षेत्र में विकास का कार्य कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उत्तर प्रदेश की गति को आपने देखा होगा। आज से 8 वर्ष पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग कहां थे? कहीं नहीं थे। यूपी पिछड़ा हुआ राज्य, बीमारू राज्य माना जाता था। पहचान का संकट था। एक परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करने वालों ने नौजवानों के जीवन में खिलवाड़ किया था। प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा के इस प्रदेश को बीमारू बना दिया था। इस प्रदेश में अन्नदाता किसान जो अपने धरती से सोना बनने का काम करता है, उस अन्नदाता किसान को उसने भूखमरी की ओर धकेल करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन बहनों भाइयों, अब तो हमारा अन्नदाता किसान कई गुना मुनाफा कमाने का काम कर रहा है। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी उसे प्राप्त हो रहा है और साथ साथ नौजवान को रोजगार की गारंटी भी अपने ही जनपद में, अपने ही प्रदेश में प्राप्त हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क का हो, एयर का हो, रेलवे का हो या इनलैंड वाटरवे का,
इन सब पर तेजी के साथ कार्य चल रहा है। मेट्रो तेजी के साथ विकसित हुई है। देश का पहला इंडियन मोटरवे उत्तर प्रदेश में, देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है। और अब तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण का कार्य आगे बढ़ा दिया है। पहला सत्र में प्रारंभ हो चुका है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का। आने वाले समय में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को और उसके दायरे को बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, प्रत्येक क्षेत्र में जब विकास होगा और समग्र विकास की दृष्टि से आगे बढ़ेगा। और यही है विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का राज। उत्तर प्रदेश आज एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन चुका है। अब उत्तर प्रदेश पर कोई संदेह नहीं करता है। हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश को एक अच्छी निगाहों से देखता है। उसको लगता है उत्तर प्रदेश की जो संभावनाएं थी, उत्तर प्रदेश की जो सामर्थ्य थी, अब खुल करके सामने आई है। और उसी सामर्थ्य के लिए आपको जोड़ने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। बाराबंकी के सभी नागरिकों से मेरी अपील होगी, याद करना, व्यक्तिगत रूप से भले ही हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के साथ कोई आपसी मनमुटाव हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के मार्ग में कभी भी हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी और मित्रता बाधा नहीं बननी चाहिए, कभी नहीं बननी चाहिए। जब भी राष्ट्रीय एकता की बात हो, हम सबको अपने मतभेदों से ऊपर उठ करके राष्ट्र के प्रति समर्पण और राष्ट्र प्रथम भाव के साथ अपने आप को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, जिससे भारत एक बन सके, श्रेष्ठ बन सके। और प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा, तब विकसित भारत के साथ साथ विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित बाराबंकी के सपने को भी हम साकार कर सकें। ये